बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, हिंदुस्तान का दिल मुंबई शहर 3 चीज़ों की वजह से पहचाना जाता है। नंबर 1 बिज़नेस, नंबर 2 फिल्म इंडस्ट्री और नंबर 3 अंडरवर्ल्ड माफिया। वैसे तो हमेशा से मुंबई शहर पर अंडरवर्ल्ड माफिया का राज रहा है, लेकिन माजी में 3 ऐसे डॉन गुजरे हैं जिन्होंने 20 से 30 साल तक मुंबई शहर पर कब्जा किए रखा। सोने की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कीमती अशिया की स्मगलिंग हो, चरस, अफीम, गांजा, शराब, वहशियाओं का कारोबार हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो या भत्ताखोरी हो, इन तीनों डॉन्स ने जिस तरह से जी चाहा मुंबई शहर को लूटा। यही नहीं, इनके साथ मुंबई पुलिस, कस्टम, नारकोटिक्स और दीगर इदारे बराबर के शरीक हैं और हर किसी ने बहती गंगा में हाथ धोए। इन तीनों डॉन्स की मुंबई शहर में तिगड़ी बहुत मशहूर हुआ करती थी। इन्होंने मुंबई शहर को 3 हिस्सों में तकसीम करके अपने गैरकानूनी धंधों के लिए आपस में बांटे रखा। 20 से 30 साल तक गैरकानूनी कारोबार बड़े धड़ल्ले से किए और अरबों रुपए की स्मगलिंग और दीगर गैरकानूनी कारोबार सरअंजाम दिए। दोस्तों, ये 3 डॉन्स मस्तान हैदर मिर्ज़ा उर्फ हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धा राजन उर्फ वर्धा भाई के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों वो किरदार हैं जिन्होंने माजी में मुंबई शहर पर राज किया। 12 साल तक मुंबई शहर में कोई गैंगवार नहीं हुई इन तीनों के गठजोड़ की वजह से। इन तीनों ने मुंबई शहर के अलग-अलग इलाके बांट रखे थे जहां पर ये अपने मकरू कारोबार को सरअंजाम देते थे। बिलाखिर 1970 के बाद एक नौजवान जिसने अपनी जुराइम की ज़िंदगी का आगाज़ मामूली लड़ाई झगड़ों से शुरू किया, वो आहिस्ता आहिस्ता इनके सामने एक मजबूत गैंग के तौर पर उभर कर सामने आया। उस नौजवान ने चंद सालों में ही अंडरवर्ल्ड माफिया में अपनी इतनी ग्रिप बना ली थी कि वो इनके सामने बहुत मजबूत तरीके से खड़ा रहता था। उसने चंद सालों के दौरान ही ना सिर्फ इस तिगड़ी का खात्मा किया, बल्कि कई दहाइयों तक मुंबई और हिंदुस्तान की अंडरवर्ल्ड माफिया की दुनिया में राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बम्बई डोंगरी के एक हवालदार इब्राहिम कासकर के बेटे दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम, जिसका नाम सुनकर अब भी हिंदुस्तान सरकार की नींदें हराम हो जाती हैं और वो आज तक दाऊद इब्राहिम के दर पे है। हिंदुस्तान में होने वाला बड़े से बड़ा जुराइम, बड़े से बड़ा क्रिमिनल एक्ट, दहशतगर्दी की वारदातें, वो सब हिंदुस्तान की सरकार का बस चले तो दाऊद इब्राहिम की झोली में ही डाल दिया करते हैं। मैं आपसे बात करूंगा हाजी मस्तान के बारे में। हाजी मस्तान 1926 को तमिलनाडु में पैदा हुआ था। 8 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया, मुंबई शहर आया। उसके वालिद ने क्रॉफोर्ड रोड पर एक साइकिल मरम्मत करने की दुकान खोली। 10 साल तक वहाँ पर साइकिल मरम्मत की दुकान पर काम करता रहा। मसरूफ़ रोड था, बंगले थे वहाँ पर, बड़े बड़े घर और महंगी महंगी बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियाँ देखकर हाजी मस्तान का भी दिल चाहता था, उसके दिल में ख्वाहिश होती थी कि वो इन गाड़ियों और ऐसे बंगलों का मालिक कब बनेगा। एक सोच लेकर चलता रहा। आखिर 18 साल की उम्र में उसने साइकिलों की मरम्मत का काम छोड़कर कुली का काम शुरू कर दिया। कुली का काम करते करते वहाँ पर स्मगलिंग के धंधे में पैर रखा। स्मगलिंग का धंधा किया करता था तो वहाँ पर एक अरब शेख गालिब नामी शख्स से उसकी मुलाकात होती है, जिसके लिए हाजी मस्तान ने काम करना शुरू कर दिया। उसको थोड़े थोड़े पैसे मिलते, वो गालिब के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, सोने के बिस्कुट, ऐसी बहुत सी अशिया की स्मगलिंग करता, अपने कपड़ों में, पगड़ी में या किसी तरीके से छुपा कर वो बाहर लेके जाता और उसको थमा देता था। गालिब के साथ उसका काम चलता रहा। गालिब अचानक
कस्टम हुकाम के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। उसको सज़ा होती है 3 साल की। 3 साल की सज़ा काटने के बाद गालिब जब रिहा होकर बाहर आता है और हाजी मस्तान से मिलता है तो हाजी मस्तान उसको अपने घर ले जाता है। उसको घर ले जाकर एक बॉक्स उसको थमाता है और कहता है ये तुम्हारी अमानत थी, जब तुम गिरफ़्तार हुए थे तो मेरे पास तुम्हारा ये बॉक्स था। गालिब हाजी मस्तान की इस आदत से बड़ा इम्प्रेस होता है, हैरान भी होता है और परेशान भी होता है कि 3 साल का अरसा गुजर गया, मेरा ये बॉक्स जो सोने के बिस्कुटों से भरा हुआ था, उसमें कमोबेश 200 से ज़ायद सोने के बिस्कुट थे, तो इसने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और इसने इसको छेड़ा तक नहीं। हालांकि उसकी जगह कोई और होता तो वो कब का इस पर अपनी मलकियत जाहिर करके बेच बाच के तो गायब हो जाता। गालिब को बड़ा अच्छा लगा उसका ये अमल। उसने हाजी मस्तान को उस बॉक्स में रखे हुए 200 से ज़ायद बिस्कुट में 50% का हिस्सेदार बनाया, उसको 50% हिस्सा दे दिया। यही नहीं बल्कि उसको अपने कारोबार में भी 50% का पार्टनर बना लिया। यहाँ से हाजी मस्तान की किस्मत खुलती है और वो अपनी सल्तनत कायम करने में कामयाब हो जाता है। घर, गाड़ी, बंगला, तमाम तर ज़रूरियात अशिया वो उसको मुयस्सर होती हैं और उसके कारोबार को, उसकी स्मगलिंग को 4 चांद लग जाते हैं। हाजी मस्तान के बारे में बताऊं कि उस दौर में एक बड़ा मशहूर ब्रांड होता था सिगरेट का 555। वो 555 के सिगरेट पिया करता था। सफ़ेद रंग का लिबास और सफ़ेद मर्सिडीज़ उसके शौक़ थे, हमेशा से यही इस्तेमाल किया करता था। हाजी मस्तान ने साल हा साल काम किया, स्मगलिंग का काम किया और बड़े अरूज पर काम किया और बड़े धड़ल्ले से काम किया। इतना बाअसर होता था कि कोई पुलिस वाले, कस्टम वाले या दीगर इदारों वाले अगर उसके साथ मिलकर कारोबार नहीं करते थे तो वो उनका तबादला करवा दिया करता था। ये वो डॉन है इसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि इसने 20 से 30 साल मुंबई शहर पर हुकूमत की है और इसका खौफ भी हुआ करता था, इसके नाम का सिक्का भी चलता था। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को कत्ल करना, गोली मारना तो दरकिनार, इसने कभी अपने हाथ में असलहा पकड़ कर भी नहीं देखा। इसने हमेशा अपने कामों के लिए किराए के गुंडों का इस्तेमाल किया, लोगों को पैसे देकर अपने मकासद हासिल करवाया करता था। एक इस तिगड़ी का एक और किरदार है वरदराजन उर्फ वर्दा भाई। इसने उसके साथ हाथ मिलाया था। इसने अपने जितने भी लड़ाई, मार कुटाई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाले काम जो थे ये वरदराजन से लिया करता था। उसके बारे में भी अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको मैं। हाजी मस्तान के बाद बारी आती है अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला की। करीम लाला भी उसी दौर में बम्बई आया। 1911 में अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ। उसके वालिदैन उसको लेकर पेशावर आ गए। 1930 में करीम लाला हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान आने का मकसद, उसका एक भाई उससे पहले हिंदुस्तान जा चुका होता है। बम्बई में उसकी तलाश के लिए असल मकसद हिंदुस्तान आने का था। भाई तो ना मिल सका, लेकिन करीम लाला ने साउथ मुंबई में रिहाइश इख्तियार कर ली। साउथ मुंबई में रिहाइश इख्तियार करने के बाद करीम लाला ने वहाँ पर जुए का काम शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे इकट्ठे होने लगे तो पैसे सूद पर देने का काम भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अब्दुल करीम शेर खान का नाम करीम लाला पड़ा था। करीम लाला तेज़ तरार था, समझदार भी था। सूद पर पैसे देने के साथ साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों की ख़रीदो फरोख्त का काम भी शुरू कर दिया। शराब का काम भी किया, हवाले का कारोबार भी किया। उसका काम चलता रहा, पैसा खूब कमाया उसने और मुंबई शहर में उसका एक नाम बनना शुरू हो गया। वो भी हाजी मस्तान के पाए का एक डॉन बनकर सामने आया। हाजी मस्तान और करीम लाला ने स्मगलिंग इकट्ठे की है। एक दौर वो भी आया, करीम लाला के बारे में आपको बताऊं, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि करीम लाला एक दफ़ा पाँव पर चोट लगने से ज़ख्मी हुआ तो उसने एक काले रंग की छड़ी चलने फिरने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी।
काफ़ी अरसा वो कहीं आता जाता कम था, लेकिन वो छड़ी इस्तेमाल किया करता था। फिर एक दौर ऐसा आया कि अगर किसी की कोई जगह खाली करानी है, कोई दुकान है, घर है, किसी से कोई भत्ता लेना है या कोई भी गैर कानूनी काम हो, तो उस काम के लिए करीम लाला को खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सिर्फ़ अपनी काले रंग की छड़ी भिजवाता था और उसका काम हो जाता था। इस किस्म के भी डॉन माजी में रहे हैं, इस किस्म के भी काम चलते रहे हैं। करीम लाला ने अपने भतीजे को काम सौंपा, समद खान था उसका नाम। उसके बाद उसने इस काम से फरारी इख्तियार कर ली। बहरहाल मामलात, मैंने इन डॉन्स के बारे में एक चीज़ देखी है कि जब इनका कोई आखिरी टाइम आता है या इनको कोई सामने टक्कर जाता है, तो ये अपने असल काम से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और ज़्यादातर को देखा उनकी कोशिश होती है कि वो सियासत में हिस्सा ले लें। तो ये थी करीम लाला की कहानी। दोनों किरदार बड़े मजबूत। इस तिगड़ी के तीसरे किरदार के बारे में आपसे बात करूं, उसका नाम है वरदाराजन उर्फ वर्धा भाई। वर्धा भाई, इसका भी ताल्लुक़ तमिलनाडु से था। इसकी पैदाइश भी हाजी मस्तान की तरह 1926 में ही हुई। हाजी मस्तान ने 1944-45 में कुली का काम शुरू किया। इसने भी मुंबई में आकर 1944-45 में कुली का कारोबार शुरू किया। ऐसी और बहुत सी मुश्तरक चीज़ें हैं जो हाजी मस्तान और वर्धा भाई के दरमियान पाई जाती हैं। कुली का काम करते करते वरदाराजन ने शराब की तरसील का काम शुरू कर दिया। जिसके लिए वो शराब की तरसील का काम किया करता था, उसके शदीद बीमार होने पर उसी के काम पर कब्ज़ा किया और उस काम को लेकर आगे चलता रहा। वर्धा भाई ने मद्रासी गैंग के नाम से बुनियाद रखी, लोगों को अपने साथ मिलाया और जुराइम की दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। वरदाराजन ने लड़कियों का कारोबार किया, जुए का कारोबार किया, शराब का कारोबार किया, स्मगलिंग की, मतलब कि कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना था जो उसने ना किया हो। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किसी के हाथ पांव तोड़ने, किसी को सबक सिखाना, मतलब कि तमाम तर काम वर्धा भाई के ज़िम्मे हुआ करते थे। स्मगलिंग के दौरान वर्धा भाई ने एक एंटीना वहाँ से चुराया। एंटीना खासा कीमती भी था और एक किसी अच्छी तगड़ी बड़ी सियासी शख्सियत की मलकियत था। पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत था। वो वर्धा भाई को गिरफ्तार करके ले गए, उसको बहुत मारा पीटा, लेकिन वर्धा भाई ने उस जुर्म का इकरार ना किया। इस बारे में जब हाजी मस्तान को पता लगता है कि एक नौजवान है और उसने इस तरह से पुलिस की बड़ी मार खाई है, लेकिन वो पुलिस के आगे झुका नहीं, तो हाजी मस्तान बड़ा इम्प्रेस हुआ। उस दौर में हाजी मस्तान को अपने लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, किराए के गुंडे या किराए का गैंग चाहिए था अपने मकासद के लिए। हाजी मस्तान खुद थाने गया उससे मुलाकात के लिए। हवालात में सलाखों के पीछे बैठे हुए वर्धा भाई को हाजी मस्तान जब मुखातिब करता है तो कहता है वनकम थालीवार। वनकम थालीवार तमिलनाडु में इसको कमांडर चीफ या बॉस कहते हैं। वर्धा भाई मुड़कर देखता है तो परेशान भी होता है और हैरान भी होता है कि हाजी मस्तान, जिसको वो पहले से जानता था, वो उससे मुलाकात के लिए खुद आया और उसको उसने कमांडर चीफ या बॉस का लक़ब देकर पुकारा। वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। हाजी मस्तान उसके साथ बातचीत करता है और उसको शाबाश देता है उसकी हिम्मत पे, उसकी बहादुरी पे कि उसने पुलिस के आगे अपना मुंह नहीं खोला। साथ ही उसके साथ कुछ अपने मामलात डिस्कस करता है और वहीं पर हाजी मस्तान वर्धा भाई को ऑफ़र देता है कि मेरे साथ सोने की स्मगलिंग के कारोबार में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारे मामलात निपटा देता हूँ। वर्धा भाई ने हामी भर ली, जिसके बाद हाजी मस्तान ने वर्धा भाई की ज़मानत का इंतज़ाम करवाया और उसको बाहर निकलवा कर अपने साथ स्मगलिंग के कारोबार में भी हिस्सेदार बना लिया। इसके बरक्स वर्धा भाई हाजी मस्तान के बाकी दीगर काम करता। कुछ अर्सा चला तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद वर्धा भाई की
मुलाकात करीम लाला से भी होती है। फिर ये तीनों बैठकर एक तिगड़ी बनाते हैं। वो तिगड़ी की क्या शक्ल होती है कि इन्होंने बम्बई को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब वो तकसीम कैसे होती है कि सेंट्रल बम्बई का जितना भी इलाका है वो हाजी मस्तान के पास, ईस्ट मुंबई का इलाका वरदाराजन के पास, और वेस्ट मुंबई का इलाका जो है वो करीम लाला के हिस्से में आया। इन तीनों डॉन्स ने 20 से 30 साल तक मुंबई शहर पर अपना कब्जा जमाए रखा। मनमर्जी से अपने कारोबार किए। पुलिस और सियासतदान की छत्रछाया तले ये पलते रहे। जो पुलिस अफसरान इनके साथ मिलकर इनके कारोबार को परवान चढ़ाते, उनकी पांचों घी में और सरकढ़ाई में हुआ करता था। और अगर कोई पुलिस अफसर इनके गैरकानूनी कारोबार में इनका साथ ना देता, दूसरे लफ्ज़ों में किसी को ईमानदारी का कीड़ा होता, तो ये अपने सियासी तल्लुकात की वजह से उनका तबादला करवा देते थे। 1970 की दहाई में एक नौजवान जिसने मामूली लड़ाई झगड़ों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा और थोड़े ही अरसे में अपनी एक ऐसी धाक बिठा ली कि इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। एक किरदार मैंने अपने एक व्लॉग में आपके साथ डिस्कस किया था, जैनाबाई दारूवाला। वो किसी की मौसी थी और इन 3 डॉन्स की आपा बयान की जाती है। माजी में जो तारीख़ में लिखा गया है उस हिसाब से जैनाबाई ने दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के दरमियान सुलह भी करवाई थी। और ये सुलह हाजी मस्तान के कहने पर की गई थी, क्योंकि हाजी मस्तान के कुछ मकासद थे जो वो हासिल करना चाहता था, और वो मकासद इन दोनों गैंग्स के इकट्ठे होने के बगैर नहीं हो सकते थे। कुछ अर्सा इनके दरमियान मफाहमत रही, लेकिन उसके बाद फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दाऊद इब्राहिम जो कि एक हवालदार का बेटा था, उसने अपना मुंबई में अच्छा खासा नाम भी बना लिया था और उसका बहुत तगड़ा गैंग भी सामने आ चुका था। उसने इन तीनों डॉन्स की तिगड़ी को ख़त्म किया, इनकी बदमाशी को ख़त्म किया। पठान गैंग का सर्वनाश यानी कि ख़ात्मा किया उसने। करीम लाला काम छोड़ गया, हाजी मस्तान सारा कुछ छोड़ के सियासत में चला गया। बहरहाल हाँ, वरदाराजन के बारे में आपको बताऊं, वरदाराजन के पीछे जब दाऊद इब्राहिम के लोग चढ़े या दाऊद इब्राहिम ने उसको निशाने पर लिया, तो पुलिस भी वरदाराजन के पीछे चढ़ दौड़ी। वरदाराजन अपने लड़के मारे जाने पर या जेलों में जाने पर खौफजदा हो गया और डर के दोबारा तमिलनाडु भाग गया और तमिलनाडु में जाके उसकी 1988 में वफ़ात हो गई। हाजी मस्तान ने वरदाराजन से वादा किया था कि उसे मुंबई में ही आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी उसकी, तो उस दौर में चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए उसकी लाश को तमिलनाडु से मुंबई लाया गया और वहाँ पर उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। इसी तरह हाजी मस्तान 1994 में हार्ट अटैक आने से और करीम लाला तकरीबन 2000 में उसकी हार्ट अटैक से मौत वाक़या हुई है। तीनों की मौत तबाही हुई है, तीनों अपनी अपनी मौत मरे, लेकिन इनकी बदमाशी, इनका ख़ात्मा करने वाला दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम वो है जिसने कई दहाइयों तक ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अंडरवर्ल्ड माफिया पर राज किया है। आज भी हिंदुस्तान के इदारे, बड़ी बड़ी एजेंसीज दाऊद इब्राहिम के पीछे हैं और उसकी तलाश में हैं। देखते हैं कि कब तक दाऊद इब्राहिम उनके लिए दर्द सर बना रहता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।